नमस्कार दोस्तों, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम उस राजवंश की बात करने वाले हैं जिसके बिना भारत का इतिहास खैर अधूरा ही माना जाएगा। मुगलों का साम्राज्य। जरा सोचिए, 300 सालों से भी ज्यादा का शासन। आज जब हम लाल किला या ताजमहल जैसी शानदार इमारतें देखते हैं ना, तो ये उसी लंबे दौर की निशानियां हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज इस विशाल साम्राज्य की शुरुआत से लेकर उसके पतन तक की पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। अब शुरुआत में ही एक बड़ा ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल दिमाग में आता है। आखिर एक विदेशी ताकत ने भारत पर 300 से ज्यादा सालों तक कैसे राज कर लिया? उस समय तो भारत में राजपूताना और दक्षिण में विजयनगर जैसे बेहद शक्तिशाली साम्राज्यों का दबदबा था। तो फिर एक छोटी सी विदेशी सेना ने इतना बड़ा और पक्का साम्राज्य खड़ा कैसे कर दिया? यही हमारा आज का मुख्य फोकस है। भाग 1, साम्राज्य की नींव। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1525 से, जब तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने दुनिया की सोने की चिड़िया यानी भारत की बेहिसाब दौलत की तरफ अपने कदम बढ़ाए। पानीपत की पहली लड़ाई से ठीक पहले का जो परिदृश्य है ना, वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ बाबर की सिर्फ 12,000 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी थी, लेकिन उनके पास उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी, यानी तोप और बारूद। और दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों और हाथियों वाली एक बहुत ही विशाल लेकिन थोड़ी अव्यवस्थित सी सेना। कोई भी आम इंसान सोचेगा कि भाई 12,000 लोग 1 लाख की विशाल सेना को कैसे ही हरा सकते हैं। लेकिन बाबर की रणनीति किसी गजब के चक्रव्यूह जैसी थी। उसने सबसे पहले तो दुश्मन को फंसाने के लिए खाइयां खुदवा दी, फिर बैलगाड़ियों को चमड़े की बेल्ट से एक साथ बांध दिया, उनके बीच जो गैप था वहां अपने तीरंदाज सेट किए और बिल्कुल पीछे लगा दिए अपने घातक तोपखाने। मतलब एकदम परफेक्ट डिफेंसिव फॉर्मेशन। और ये जो 600 का आंकड़ा है, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। बाबर के तीरंदाज कोई आम सैनिक नहीं थे। 600 मीटर की दूरी, मतलब समझ रहे हैं, ये लगभग 7 बड़े फुटबॉल मैदानों की लंबाई के बराबर होती है। हर 5 सेकंड में एक तीर छूटता था, और वो भी 4,000 पाउंड के फोर्स के साथ। ये किसी भी कवच को चीरने के लिए काफी था। एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब बाबर की सेना दुश्मन की विशाल फौज देखकर पीछे हटना चाहती थी। तब बाबर ने कहा था, हम इतनी दूर आए हैं तो अब दिल्ली जीते बिना वापस नहीं लौटेंगे। और मैदान में हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। तोपों की तेज आवाज से लोदी के हाथी इतने घबरा गए कि उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। ये बाबर के लिए एकदम चमत्कारी जीत थी। इसके बाद उसने सारा खजाना जनता में बांट दिया और उसे कलंदर की उपाधि मिल गई। और बस 1526 में भारत में मुगलों की नींव पक्की हो गई। भाग 2, संघर्ष और पुनर्प्राप्ति। बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन इसका सफर बिल्कुल आसान नहीं था। उसे अपनों की साजिशों और खतरनाक बाहरी दुश्मनों का लगातार सामना करना पड़ा। हुमायूं की जिंदगी सच में किसी रोलर कोस्टर की तरह थी। 1539 में चौसा और 1540 में बिलग्राम की हार के बाद उसे जान बचाकर भागना पड़ा। 15 साल तक वो भटकता रहा। और आपको बता दूं, इसी कठिन दौर में अकबर का जन्म हुआ था। फिर 1555 में उसने एक विशाल सेना के साथ बाउंस बैक किया और दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अगले ही साल अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। भाग 3, विस्तार और नवाचार। हुमायूं की अचानक मौत के बाद साम्राज्य थोड़ा डगमगाया, लेकिन फिर सिर्फ 13 साल के जलालुद्दीन अकबर ने कमान संभाली और कहानी को नई ऊंचाइयों पर ले गया। अकबर की स्ट्रैटेजी का एक जबरदस्त उदाहरण है चित्तौड़ की घेराबंदी। राजस्थान का ये अभेद्य पहाड़ी किला जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था, क्योंकि ऊपर से सैनिक आसानी से दुश्मनों पर तीरों की बारिश कर सकते थे। लेकिन अकबर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक गजब का प्लान बनाया। एक खास सुरंग खोदी गई, जिसके जरिए सैनिक सीधे किले के करीब पहुंच गए और आखिरकार 1568 में चित्तौड़ फतह कर लिया गया। इन रणनीतिक जीतों के बाद मुगलों का विस्तार कितनी तेजी से हुआ, ये इस 25 लाख के विशाल आंकड़े से साफ हो जाता है। अकबर का साम्राज्य 25 लाख वर्ग किलोमीटर के एक विशाल एरिया में फैल चुका था। उस जमाने में इतने बड़े भूभाग को कंट्रोल करना सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अकबर सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं जीत रहा था, वो चीजों को इनोवेट भी कर रहा था। उसकी सेना दनिश्क स्टील के बेहतरीन हथियार इस्तेमाल करती थी। युद्ध वाले हाथियों को लोहे का जीरा बख्तर पहनाया जाता था। दूर से मार करने वाली मैचलॉक बंदूकों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसके अलावा इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने के तौर पर फतेहपुर सिकरी शहर बसाया गया और एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए हिंदुओं पर लगने वाले जजिया टैक्स को भी खत्म कर दिया गया। भाग 4, स्वर्णिम युग।
अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर आया और साम्राज्य की दौलत एकदम तेजी से बढ़ने लगी। और दिलचस्प बात यह है कि ये ठीक वही समय था जब अंग्रेजों ने पहली बार भारत में कदम रखा था। इसके बाद जब शाहजहां गद्दी पर आए तो भारत की इकोनॉमी अपने पीक पर पहुंच गई। 1/4, जी हां, ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया के कुल सामान का 25% प्रोडक्शन अकेले भारत में ही हो रहा था। ये एक अविश्वसनीय आर्थिक शिखर था। और जब इतनी बेहिसाब दौलत हो तो उसका असर वास्तुकला पर तो दिखना ही था। इसी सुनहरे दौर में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, लाल किला और मोती मस्जिद जैसी नायाब इमारतें बनी। और तो और बेशकीमती हीरों से जड़ा वो मशहूर मयूर सिंहासन भी शाहजहां ने ही बनवाया था, जिसे बाद में नादिर शाह ईरान लूट कर ले गया। भाग 5, अत्याचार और विद्रोह। देखिए, हर पीक के बाद एक ढलान जरूर आती है। 1658 में सत्ता के लिए हुए एक भयानक युद्ध के बाद औरंगजेब का शासन शुरू हुआ। ऐतिहासिक स्रोतों की माने तो औरंगजेब ने काफी कठोर धार्मिक नीतियां लागू कीं। मंदिर तुड़वाकर नई मस्जिदें बनवाना और जबरन धर्म परिवर्तन कराना, ये सब उसके शासन का हिस्सा बन गया था। और इसका नतीजा क्या हुआ? साम्राज्य अंदर से पूरी तरह दरकने लगा। मराठा, राजपूत और कई दूसरे राजाओं ने इन नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह कर दिया और मुगलों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। भाग 6, अपरिहार्य पतन। और ठीक यहीं से शुरू होता है मुगलों का वो पतन जिसे टाला नहीं जा सकता था। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद ये विशाल साम्राज्य बहुत तेजी से बिखरने लगा। 1707 के बाद का दौर तो बस कन्फ्यूजन और अस्थिरता से भरा था। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारूक सियर, गद्दी पर बैठने वाले शासक इतनी तेजी से बदल रहे थे कि कोई स्टेबिलिटी ही नहीं बची। ये कमजोर उत्तराधिकारी इस खंडित साम्राज्य को बांधकर नहीं रख पाए। और दूसरी तरफ इसी का फायदा उठाकर अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें लगातार मजबूत करते जा रहे थे। और आखिरकार वो समय आ ही गया, साल 1857। इस 300 साल लंबे और कभी बेहद ताकतवर रहे राजवंश का आधिकारिक रूप से अंत हो गया। अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने म्यांमार निर्वासित कर दिया और वहीं उनकी मृत्यु हुई। तो इस विश्लेषण के खत्म होने पर एक बड़ा ही गहरा सवाल आपके लिए छोड़कर जाना चाहूंगा। एक ऐसा साम्राज्य जो बाबर की शानदार रणनीति और अकबर की तकनीकी सूझबूझ पर बना था, वो पूरी तरह से अपने ही अंदर से कैसे बिखर गया। ये हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे अंदरूनी कलह और नीतियां इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों को भी खोखला कर सकती हैं। मुगलों की ये कहानी सच में इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जिससे भुलाया नहीं जा सकता। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।